Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? My dear students, if you can recall, last time we were discussing about the general anesthetics. हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स की बात कर रहे थे. हमने ये डिस्कस किया था कि एनेस्थेटिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, जनरल एनेस्थेटिक्स एज वेल एज लोकल एनेस्थेटिक्स. And in case of general anesthetics, these are those drugs or they are those agents which are responsible to produce the anesthesia which is of general type. Definitely, general anesthetic agents, they can induce analgesia, amnesia, loss of consciousness, and then loss of sensory and autonomic reflexes, and at last they are also responsible for the relaxation of the skeletal muscles. हमने ये तमाम बात की थी अपने पिछले लेक्चर में. अब हम जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स को फर्दर आगे लेकर चलते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप देखें कि हर सर्जरी में जनरल एनेस्थेटिक्स जो हैं दे आर बीइंग यूज्ड एंड प्रॉपर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हैं वो अगर इनकी प्रॉपर नॉलेज उनके पास नहीं होगी या हाईली इनकी डोज जो है वो इन्हेंस हो जाए तो इट कैन लीड्स टू डेथ ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस के स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया है क्या. ठीक है, देखो बेसिकली जो स्टेजेस डिफाइन की गई हैं एनेस्थीसिया की वो 4 स्टेजेस हैं जनरल एनेस्थीसिया की. और ये 4 स्टेजेस एक्चुअली बेस्ड हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन के ऊपर. ठीक है, यानी इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से इनकी बात की गई है कि ये बेसिकली हैं क्या. ठीक है, जिस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसकी डिप्रेशन बढ़ती चली जाएगी. एनेस्थेटिक एजेंट्स तो यही होते हैं ना. हमने सेडेटिव हिप्नोटिक्स में भी बात की थी कि पहले सेडेशन होगा, फिर लेवल बढ़ेगा तो हिप्नोसिस होगा, फिर एनेस्थीसिया होगा. तो एनेस्थीसिया में हम बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने जा रहे होते हैं. और ये डिप्रेशन जिस तरीके से इन्हांस होती चली जाएगी उसी तरह से हमने स्टेजेस को क्लासिफाई किया. ओके, तो आप देखें कि हम जो एनेस्थेटिक्स की जो स्टेजेस हैं आप उनको 4 स्टेजेस में इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, एनेस्थेटिक इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन can be divided into 4 stages of increasing depth of central nervous system depression, means CNS depression. फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज बेसिकली एनाल्जेसिया है. सेकेंड स्टेज इज नोन एज एक्साइटमेंट. देन थर्ड स्टेज इज सर्जिकल एनेस्थीसिया. एंड लास्ट इज एक्चुअली द मेड्यूलरी डिप्रेशन. So remember students that there are 4 stages of general anesthesia. Number 1 is analgesia. Of course, सबसे पहले जब हम एनेस्थेटिक्स देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लॉस ऑफ पेन होना शुरू होता है. आप सर्जिकल प्रोसीजर कैरी करने जा रहे हैं, पहले लॉस ऑफ पेन ही होगा. नेक्स्ट कैटेगरी फिर लॉस ऑफ मेमोरी की तरफ जाएगी. उसके बाद फिर एक एक्साइटमेंट वाली फेज़ आएगी जिसको हम यहाँ सेकेंड स्टेज कह रहे हैं. ठीक है, एक्साइटमेंट का फेज़, इसको भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली. उसके बाद जो थर्ड है वो बेसिकली सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज होती है. और लास्ट स्टेज तक हम जाते नहीं हैं और इसको हमेशा प्रिवेंट करते हैं एंड दैट इज़ बेसिकली मेड्यूलरी डिप्रेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू सी वी विल डिस्कस ऑल दीज स्टेजेस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज नंबर 1. ओके, अब ये क्लियर हो गया कि हम स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया की बात करें. स्टेज 1 को डिस्कस करते हैं. दिस इज नोन एज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया. द पेशेंट इनिशियली एक्सपीरियंसेस एनाल्जेसिया विदाउट द एमनीसिया. बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे ही हम एनेस्थेटिक एजेंट्स देते हैं पेशेंट को एनाल्जेसिक इफेक्ट आना शुरू होता है. सॉरी. एंड देन लेटर ऑन इसी स्टेज में एनाल्जेसिया एज वेल एज एमनीसिया दोनों के दोनों प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? इस इनिशियली एनाल्जेसिया एंड लेटर ऑन एमनीसिया दोनों, ये है आपकी स्टेज 1. जैसे हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर किया पेशेंट को एनाल्जेसिक इफेक्ट आएगा और उसके बाद पेशेंट को उसका एमनिस्टिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. नाउ कम टू द स्टेज 2.
स्टेज 2 बेसिकली एक्साइटमेंट की स्टेज है. ड्यूरिंग दिस स्टेज द पेशेंट ऑफन अपीयर्स टू बी डिलीरियस एंड मे वोकलाइज बट इज डेफिनेटली एमनेसिक. पेशेंट जो है अब वो भूलने की तरफ जाना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी स्टार्ट होने लगती है और उसकी वोकलाइजेशन हो सकती है, वो कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल सकता है. डेफिनेटली वो एमनीसिक होती हैं, यानी कि पेशेंट को याद नहीं होता है. ठीक है, ओके. तो रेस्पिरेशन यहाँ पर इरेगुलर हो जाती है इन बोथ केस, उसका वॉल्यूम भी और उसका रेट भी. एंड रचिंग एंड वॉमिटिंग में अकर इफ़ द पेशेंट इज स्टिम्युलेटेड. वॉमिटिंग अक्सर पेशेंट्स को इस स्टेज में जाकर हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. पेशेंट जो है डेट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. ठीक है, एंड दीज आर द रीज़न दैट एफर्ट्स आर मेड टू लिमिट द ड्यूरेशन as well as severity of this stage of anesthesia by rapidly increasing the concentration of agent. हम rapidly concentration की इंक्रीज करते हैं इस स्टेज में डोज, ताकि पेशेंट इस स्टेज से निकल कर कहाँ चला जाए, थर्ड में जाए और हम जल्दी से उसकी सर्जरी करें. दिस स्टेज एंड्स विद द री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर ब्रीदिंग. और जो स्टार्ट में अभी हमने यहाँ बात की कि रेस्पिरेशन यहाँ पर इरेगुलर होता है, यहाँ जाकर फिर ये ब्रीदिंग नॉर्मल होना शुरू हो जाती है जैसे ही दिस स्टेज कम्स टू नियर एंड, इसके एंड होने की तरफ. ठीक है, and now you can see student that the third stage is basically surgical anesthesia. So the name indicate this is the surgical anesthesia. और आपको clearly पता चल रहा है यहाँ पर कि ये ही वो stage होगी anesthesia की where we will perform our surgical procedures. That is why this is known as surgical anesthesia. This stage begins with the recurrence of regular respiration. जो भी हमने बात की थी कि पिछली स्टेज जैसे ही एंड होती है रेगुलर रेस्पिरेशन होने लगती हैं, एंड इट एक्सटेंड्स टू कंप्लीट सिजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन. और जो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन पेशेंट की हो रही होती है वो कम्प्लीटली यहाँ पर ख़त्म होने लगती है, सिजेशन होने लगती है उसकी. और इस स्टेज में हम बेसिकली अपनी सर्जरी परफॉर्म करते हैं. एंड रिमेंबर कि इस स्टेज के यानी स्टेज 3 के फर्दर 4 प्लेन्स हैं. ठीक है, 4 प्लेन्स भी डिस्क्राइब किए गए हैं और उन 4 प्लेन्स को अगर आप लोग पढ़ें तो वो प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4 जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं इन टर्म ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स, आई रिफ्लेक्सेस, यानी आई के रिफ्लेक्सेस उस वक्त कैसी हैं, प्लेन 1 में कैसी हैं, 2 में कैसी हैं, 3 में कैसी हैं, 4 में कैसी हैं, प्यूपिल साइज़ क्या होता है. और इससे फिर पता चलता है इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया की अब डेप्थ कितनी होती जा रही है. ठीक है, ओके. तो इस डैट क्लियर स्टूडेंट के स्टेज 1 में क्या हुआ, स्टेज 2 में क्या हुआ और स्टेज 3 में क्या हुआ. नाउ कम टू द स्टेज 4. स्टेज 4 अगर आप एनेस्थेटिक एजेंट्स को कंटिन्यू रखेंगे तो वो है बेसिकली मेड्यूलरी डिप्रेशन की. यू पीपल आर क्वाइट अवेयर दैट देयर इज़ अ रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इन योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इन ब्रेन. हमारा रेस्पिरेशन का जितना भी कंट्रोल है वो तमाम का तमाम स्टूडेंट्स आपके मेड्यूला के अंदर है. ठीक है ना, ब्रेन में मेड्यूला में है. और अगर मेड्यूला डिप्रेस्ड हो जाए, मेड्यूलरी डिप्रेशन हो जाए जो कि स्टेज 4 में होता है, इट मीन्स कि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर विल नॉट वर्क. ठीक है ना, रेस्पिरेटरी कंट्रोल ही वहाँ पर ख़त्म हो रहा है और उस वक्त डेथ डेफिनेटली होगी. ठीक है, सो दिस डीप स्टेज, क्या नाम यूज़ किया गया है, डीप स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया इंक्लूड सिवियर डिप्रेशन ऑफ द CNS इंक्लूडिंग वेजोमोटर सेंटर एंड मेड्यूला एज वेल एज रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम में भी मौजूद है, विदाउट सर्कुलेटरी. और अगर इस वक्त आपने कोई सपोर्ट ना दी, यानी सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी सपोर्ट ना दी, तो डेथ बहुत रैपिडली होगी. आपको उसकी रेस्पिरेशन को और उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है यहाँ पर. ठीक है, सो दीज आर द 4 स्टेजेस. एंड रिमेंबर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. अगर ये स्टेजेस आपको नहीं समझ आएंगी तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा अगर आप यानी ये डेप्थ के हिसाब से अगर आप जनरल बात करें तो आप कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया को आप एनेस्थीसिया की आप जो स्टेट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक इंडक्शन में, फिर मेंटेनेंस में और फिर रिकवरी में। अब आप लोग देख सकते हो कि इंडक्शन और मेंटेनेंस और रिकवरी से आपको क्या समझ आ रही है। इंडक्शन का मतलब है कि जैसे ही एनेस्थेटिक इफेक्ट इंड्यूस होने जा रहा है, मेंटेनेंस के अंदर आपने उसको मेंटेन रखना है, उसी ड्यूरेशन को मेंटेन रखना है। और रिकवरी वो है कि जब अब पेशेंट वापस रिकवर कर जाएगा उस स्टेट से, ठीक है। ये लिपिनकॉट में दिया हुआ है, आप उससे पढ़ लें। और ये जो सब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऑल दिस इज़ फ्रॉम द कैटसन, ओके। अच्छा, आप एक इन स्टेजेस को थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। ये देखो, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेशन दैट स्टेज 3 यानी सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली जो स्टेज है दैट हैज़ बीन अचीव्ड, आपको कैसे पता चलता है, इज़ लॉस ऑफ पर्पसफुल मोटर एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज टू नॉक्शियस स्टिमुलाई। एग्जाम्पल क्या है कि ट्रेपिजस मसल स्क्विज कर जाते हैं इसके अंदर। और ट्रेपिजस मसल मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए कि ये वो लार्ज मसल्स बंडल हैं डेट एनाटमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दे आर द लार्ज मसल बंडल डेट एक्सटेंड फ्रॉम बैक ऑफ योर हेड एंड नेक टू योर शोल्डर। आपके जो बैक है, नेक की, सॉरी हेड की और नेक की, वो वहाँ से लेकर यानी पूरे हेड और नेक को सोचो अभी अपनी बैक साइड पर, और वो पूरा शोल्डर तक जो मसल जा रहा है वो सारा का सारा ट्रापेजस मसल्स होते हैं। और ये ट्रापेजस मसल्स जो हैं ये आपको अगर आप वहाँ पर हिट करेंगे तो स्टेज 3 में आप देखेंगे कि पेशेंट जो है कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं देगा और आपको ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस भी नहीं मिलेंगे। इससे हमें ये आइडिया होगा कि आपने स्टेज 3 को अचीव कर लिया है। एंड दूसरी बात क्या कि रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न। और जैसे ही एक रेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न अचीव होता है इससे हमें स्टेज 3 का आइडिया हो जाता है। इज दैट क्लियर? Okay, so the adequacy of depth of anesthesia for specific surgical procedure is assessed by monitoring the changes in respiratory and cardiovascular responses to specific surgical stimuli, as well as changes in EEG, electroencephalogram based cerebral indici, cerebral जो इंडेक्स होते हैं, ठीक है, cerebral indexes होते हैं। तो सेरिब्रल इंडिसेस से आप आइडिया लगा सकते हैं। यानी आप अगर एनेस्थीसिया, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया करें, ये वैसे समझ आ रही है बात कि अगर आपने एनेस्थीसिया की डेप्थ देखनी है कि वो एडिक्वेट है या नहीं, तो हम मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेस की चेंजेस को, जो आपको ईईजी पर कुछ इंडेक्स हमने सेरिब्रल सेट किए होते हैं उनसे पता चलता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम वाइटल साइन की मॉनिटरिंग करते हैं इनकी डेप्थ को देखने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी। लेकिन अब हमारे पास न्यू टेक्निक्स भी आ गई हैं जो कि कंप्यूटर असिस्टेड मॉनिटरिंग होती हैं सेरिब्रल फंक्शंस की, और जिसमें हम वही ईईजी के इंडेक्सेस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो न्यू टेक्निक्स हैं जो कि ऑटोमेटेड हैं, कंप्यूटर के साथ ये टेक्निक्स एसोसिएटेड हैं, उनमें कुछ न्यू टेक्निक्स जो हैं उनके ये नाम आप देख लीजिए। बाईस्पेक्ट्रल इंडेक्स है, इसे हम पता लगाते हैं। ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल है। अच्छा, ये तुम लोग ज़रा सब पढ़ लेना अपने पास से कि ये क्या है, फिर मैं एक अलग लेक्चर में इन टर्म्स को डिस्कस करूँगी, बट फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू इट। फिजिकल स्टेट इंडेक्स, सेरिब्रल स्टेट इंडेक्स एंड स्टेट एंड रिस्पॉन्स एंट्रोपी ऑफ ईईजी वेव फॉर्म्स। इन तमाम चीज़ों से ड्यूरिंग सर्जरी ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड रिस्पॉन्स आपको मिलता रहता है, जिससे ये पता चलता है कि एनेस्थेटिक्स की डेप्थ कितनी है, ठीक है। The application of cerebral monitoring technique has been shown to reduce the risk of intraoperative awareness. Intraoperative during the operation. इन टेक्निक से आपको पता चलता रहता है कि कहीं पेशेंट दोबारा तो नहीं अवेयर हो गया, दोबारा से वो रिकवरी फेज में तो नहीं आ रहा, कहीं रिकॉल तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा हुआ है, एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स भी डिक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है।
एंड जो इमरजेंस है अवेकनिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया वो भी बहुत रैपिड आपके सामने आना शुरू हो गई है, यानी रिकवरी का फेज़ भी बहुत अच्छा इससे हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया और इनकी डिटेल को डिस्कस किया। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड वी विल मीट in our next part with new topic and that will be the inhaled anesthetics। जो हमने बात की है कि 2 तरह के एनेस्थेटिक्स हैं, एक इनहेल्ड और एक इंट्रावेनस, तो नेक्स्ट में हम इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स की बात करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।